हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 9 जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड के बारे में आपने टेरिशरी एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ा होगा, होलसेल ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग, इन सभी चीजों के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में विल फोकस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। So introduction में we'll study definition, types of trade, why do countries trade, and evolution of trade. So let's start with definition. Trade simply means exchange of goods and service, यानी कि goods और services का exchange हो रहा है और ये exchange दो parties के बीच में होगा। पहली पार्टी है buyers जो goods खरीदते हैं, दूसरी पार्टी sellers जो goods बेचते हैं। और इन buyers और sellers के बीच में जो goods and service का exchange होता है उसे हम ट्रेड कहते हैं। एंड ट्रेड के दो टाइप हैं, पहला है इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा है नेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मींस दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है, एग्जांपल ट्रेड बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट नेशनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड, जब कंट्री में ही ट्रेड होता है, कंट्री के अंदर जब ट्रेड होता है वो होता है नेशनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। अब इंडिया में हम जब केरला और तमिलनाडु के बीच में ट्रेड देखते हैं वो हो गया डोमेस्टिक ट्रेड। ट्रेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात वो भी डोमेस्टिक ट्रेड में आता है। सो ट्रेड के दो टाइप है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कंट्रीज ट्रेड करते ही क्यों है? व्हाई डू कंट्रीज ट्रेड? सो ट्रेड करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि रिसोर्सेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कंट्रीज को कभी कभार एक गुड या फिर कमोडिटी की जरूरत पड़ती है जो उनके कंट्री में मिलता नहीं है या फिर वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तब ऐसे कंट्रीज क्या करेंगे? उन कंट्रीज के साथ ट्रेड लिंक्स फॉर्म करने की कोशिश करेंगे जहां पे वो गुड मिलता हो जिनकी जरूरत इन कंट्रीज को हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ऑयल फील्ड्स है, हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते कि हमारे पॉपुलेशन और हमारे इंडस्ट्रीज के डिमांड को सस्टेन कर सके। इसीलिए हम गल्फ कंट्रीज और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जब कंट्रीज को किसी गुड की जरूरत होती है और वो उनके एरिया में नहीं मिलता, तब वो कंट्रीज बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड लिंक्स फॉर्म करते हैं और उस गुड को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे इवॉल्व हुआ? सो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या फिर प्रिमिटिव स्टेजेस में गुड्स का एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम की मदद से। बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे और यहाँ पे मेन रोल था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मैं एक राइस कल्टीवेटर और मुझे राइस के बदले एप्पल चाहिए और आप एक एप्पल कल्टीवेटर, आपको एप्पल के बदले राइस चाहिए। तो हमारे वांट्स मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन बार्टर सिस्टम में कई सारे डीमेरिट्स भी हैं और सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट बार्टर सिस्टम का ये है कि वहां पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। यानी कि मैं एक राइस कल्टीवेटर, मुझे राइस के बदले एप्पल चाहिए और आप एक एप्पल कल्टीवेटर लेकिन आपको एप्पल के बदले राइस नहीं मिल्क या फिर व्हीट चाहिए, तो हमारे वांट्स मीट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हम देख सकते हैं। इसीलिए बार्टर सिस्टम को हटा के मनी इंट्रोड्यूस हुआ विच एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बार्टर सिस्टम के बाद हम डायरेक्टली करेंसी और कॉइन्स पे शिफ्ट नहीं हुए, इसके बीच में हमने कई सारे आइटम्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया था। जैसे कि फ्लिंट स्टोन, फ्लिंट स्टोन एक तरह का पेबल या हार्ड रॉक होता है, ऑब्सिडियन क्रिस्टल होता है, फिर काउरी शेल्स, ब्राइट कलर्ड शेल्स होते हैं, फिर टाइगर्स पॉस, बेल्स टीथ, डॉग्स टीथ, स्किन, फर, कैटल, राइस, पेपरकॉर्न्स, पेपरकॉर्न्स ब्लैक पेपर होता है, सॉल्ट, फिर स्मॉल टूल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के कॉइन्स, इन सभी चीजों को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता था बिफोर करेंसी एंड कॉइन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही हाई रहता है। अब मनी में दो कॉन्सेप्ट है, एक फेस वैल्यू, दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 100 रुपी नोट। अब 100 रुपी नोट का लीगल वैल्यू होता है 100 और यही 100 है इसका फेस वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जो इस नोट को बनाने में जो पेपर लगा है उस पेपर का वैल्यू, वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये सभी चीजें जो करेंसी और कॉइन्स के पहले यूज किए जाते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
फिर काउरी शेल्स, टाइगर स्पॉस, व्हेल्स टीथ, इन सभी चीजों का इंट्रिंसिक वैल्यू हाई रहता था, यानी कि उस मटेरियल का वैल्यू हाई था। नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड में ट्रेड कैसे चेंज हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। सो फर्स्ट, एंशियंट पीरियड में, पहले के टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना गुड्स का बहुत ही रिस्की होता था। लैंड रूट और सी रूट दोनों में डाकू लुटेरों का खतरा होता था। फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन में नेविगेशन एड्स और रेडार और ये सारी चीजें इतने एडवांस भी नहीं थी, और ओशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो वोएजेस रिस्की होते थे। इसीलिए ज्यादातर लोकल ट्रेड ही होता था, लोकल मार्केट्स में ही ट्रेड होता था, और लोग सबसे ज्यादा स्पेंड करते थे बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए, फूड और क्लोथ्स। और अमीर लोग ही ज्वेलरी, फिर कॉस्टली ड्रेस, एक्सक्विजिट आइटम्स, इन सभी चीजों पे खर्चा करते थे, और ऐसे स्टार्ट हुआ लग्जूरियस आइटम्स का ट्रेड। और लग्जूरियस आइटम्स का ट्रेड बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था, इसलिए जितना भी रिस्क है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में, वोएजेस कितने रिस्की होते थे, ये सारी चीजें ट्रैवलर्स ओवरकम कर लेते थे, क्योंकि ये जो ट्रेड होता था लग्जूरियस आइटम्स का, स्पाइसेस का, कॉस्टली ड्रेस, ज्वेलरीज का, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, गिव वन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस इंटरकॉन्टिनेंट ट्रेड। सो इंटरकॉन्टिनेंट ट्रेड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में। सो सिल्क रूट कनेक्टेड एशियन रीजन विथ मेडिटेरेनियन रीजन, और इसके बीच में चाइना, इंडिया, पर्शियन रीजन, फिर इटली, स्पेन, रोमन एम्पायर, इन सभी एरियाज को सिल्क रूट कवर करता था। और सिल्क रूट से सबसे ज्यादा ट्रेड सिल्क का होता था, तो तब का बहुत ही लग्जूरियस आइटम था, इसीलिए इस पूरे रूट का नाम भी सिल्क रूट ही पड़ा। एंड इट कनेक्ट्स रोमन एम्पायर विद चाइना, एंड सिल्क रूट इज अराउंड 6000 किलोमीटर लॉन्ग, और यहाँ से सबसे ज्यादा चाइनीज सिल्क, रोमन वूल और कई सारे प्रेशियस मेटल और कई सारे हाई वैल्यू कमोडिटीज का ट्रेड होता था। नेक्स्ट, रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस कम हो गया और यहाँ से ट्रेड कम होने लगा। फिर यूरोप में ट्रेड बढ़ा अराउंड 12th and 13th century, and this was because of development of ocean going warships. इन ocean going warships के हेल्प से यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड बढ़ा, और इसी दौरान अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका भी डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोपियन कोलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ, तो यूरोपियंस ने अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इन कोलोनियल पावर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाई, और इन कॉलोनीज के साथ ट्रेड भी स्टार्ट किया। और 15th सेंचुरी के दौरान ही हम देख सकते हैं स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट हुआ। तो स्लेव ट्रेड में ये कॉलोनियल पावर्स जैसे पोर्चुगीज, डच, स्पेनियर्ड्स, ब्रिटिश, इन्होंने जब अफ्रीका में कॉलोनी बनाई तो वहां के अफ्रीकन नेटिव्स को फोर्सफुली कैप्चर किया और अमेरिका भेजा, वहां पे प्लांटेशन में काम करने के लिए, और कई सारे स्लेव्स घरों में नौकरों का काम भी करते थे। स्लेव ट्रेड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था, बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस था, लेकिन ये एक इनह्यूमन एक्टिविटी भी थी, इसीलिए डेनमार्क में 1792 में इसे अबॉलिश किया, ग्रेट ब्रिटेन में 1807 में, यूनाइटेड स्टेट्स में 1808 में स्लेव ट्रेड को अबॉलिश किया। फिगर 9.2 है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है स्लेव ऑक्शन के लिए, टू बी सोल्ड एंड लेट। यहाँ पे इंसानों का एडवर्टाइजमेंट ऐसे किया है जैसे वो कोई गुड या फिर कमोडिटी हो, तो इतनी इनह्यूमन एक्टिविटी थी स्लेव ट्रेड। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो 18th-19th सेंचुरी, उस पीरियड में जो रॉ मटेरियल्स था, ग्रेन, मीट, वूल, इन सभी रॉ मटेरियल्स का डिमांड बहुत हाई था, लेकिन इन सभी कमोडिटीज का मॉनेटरी वैल्यू, जो प्राइस था, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से बहुत ही कम था। यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मॉनेटरी वैल्यू, मार्केट प्राइस बहुत ही हाई था। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन और नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जहां पे एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उन रीजन्स के बीच में भी ट्रेड होने लगा। सो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं और बदले में फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के बाद से इन नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के बीच में ट्रेड कम होने लगा।
इसके बदले इंडस्ट्रियलाइज नेशंस जो कि यूएसए और यूके जैसे कंट्रीज है, वही आपस में ट्रेड करने लगे और एक दूसरे के प्रिंसिपल कस्टमर्स बनकर। यानी कि एग्रीकल्चरली डोमिनेंट कंट्रीज और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के बीच में ट्रेड कम हो गया, फिर इंडस्ट्रियलाइज नेशंस एक दूसरे के प्रिंसिपल कस्टमर्स बन गए, यानी कि इंडस्ट्रियलाइज नेशंस के बीच में ट्रेड बढ़ने लगा। फिर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का पीरियड, यानी कि 1914 से 1945 का जो पीरियड था, उसमें हमने ट्रेड वॉर भी देखा कि कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जैसे कोटाज इंपोज कर रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड फॉर्म हुआ। फिर बाद में यही जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना इन 1995, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? So international trade exists because of specialization in production. हर एक रीजन, हर एक इकोनॉमी किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज करती है। एग्जाम्पल, रशिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज मिलता है, तो वो उस रीजन का स्पेशलाइजेशन हुआ और इन्हीं स्पेशलाइजेशन की वजह से ट्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंटैरिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है वो समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से और गल्फ कंट्रीज से। अब इंडिया ये देखेगा कि कौन सी कंट्री ऑयल प्रोवाइड कर रही है कम रेट में और किस कंट्री के साथ हमारा फॉरेन रिलेशन भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे फिर ही ऑयल इंपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया कंपैरेटिव एडवांटेज का एस्पेक्ट। नेक्स्ट, ट्रेड कॉम्प्लीमेंटैरिटी, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं इंडिया और चाइना का केस लेकर। अब इंडिया चाइना से कितना गुड और किस टाइप का गुड इंपोर्ट कर रहा है और क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना इंडिया से क्या इंपोर्ट कर रहा है और इंडिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये गिव एंड टेक जो भी रिलेशन है, इसे हम ट्रेड कॉम्प्लीमेंटैरिटी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कितने आसानी से गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर हम कर सकते हैं, जो कितने आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए, यानी कि दोनों कंट्रीज, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। अगर ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं होगा तो कंट्रीज आपस में ट्रेड नहीं करेंगे। सो ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए और इसमें हम कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंटैरिटी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी देखते हैं। एंड ट्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आज के टाइम पे ट्रेड इज द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म इसीलिए किया था ताकि ये बॉडी फ्री ट्रेड प्रमोट कर सके। यूरोपियन यूनियन, आसियान, यहाँ पे भी मेन एम है कि इन रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की मदद से कंट्रीज फ्रीली ट्रेड कर सके। एंड ट्रेड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। जिन कंट्रीज के बीच में ट्रेड लिंक अच्छा होता है उन कंट्रीज के बीच में फॉरेन रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहता है। और जब भी किसी कंट्री के बीच में कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ बॉर्डर क्लैशेस, जैसे इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब कोई बॉर्डर क्लैश होता है, पहला इम्पैक्ट इन ट्रेड लिंक्स पे ही पड़ता है। और आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ही डेवलप्ड और एडवांस्ड है, तो हर कंट्री ट्रेड से बेनिफिट्स डिराइव करना चाहती है। नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इन दिस टॉपिक विल स्टडी द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहला फैक्टर है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेस। हमें पता है रिसोर्सेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इस फैक्टर में हम पहले देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब फिजिकल फीचर पे ये डिपेंड करता है कि वहां पे क्या रिसोर्स मिलेगा। अगर प्लेट्यू रीजन है तो वहां पे रिसोर्स ज्यादा होंगे बिकॉज प्लेट्यूज आर नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। अगर फ्लैट या फिर लो लैंड है तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। माउंटेनस एरियाज में टूरिज्म ज्यादा होता है एंड माउंटेनस रीजन्स प्रमोट टूरिज्म। नेक्स्ट, मिनरल रिसोर्सेस। अगेन हमें पता है मिनरल्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुछ एरियाज में हम मिनरल्स देख सकते हैं, कुछ एरियाज में नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ मिनरल्स।
अब मिनरल्स पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर, क्लाइमेट। सो क्लाइमेट पे उस रीजन का वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना डिपेंड करता है। फिर क्लाइमेट पे ही एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता है। अब किस क्लाइमेट पे किस टाइप का गुड हम कल्टीवेट कर सकते हैं। वूल प्रोडक्शन कोल्ड रीजन में सूटेबल है, बनानास, रबर, कोकोआ ट्रॉपिकल रीजन्स में हम कल्टीवेट कर सकते हैं। सो क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और फ्लोरा और फौना किस टाइप का वाइल्ड लाइफ होगा वो भी क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन फैक्टर्स। सो पॉपुलेशन फैक्टर में पहला फैक्टर है कल्चरल फैक्टर्स। सो पूरे वर्ल्ड में हम कल्चरल डाइवर्सिटी देख सकते हैं और हर एक रीजन में कुछ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, जैसे कि चाइना में चाइनीज पोर्सेलाइन्स, फिर ईरानियन कार्पेट्स, और नॉर्थ अफ्रीका में जो लेदर वर्क मिलता है, इंडोनेशियन रीजन का बैटिक क्लॉथ और हैंडीक्राफ्ट। सो इन चीजों का डिमांड बहुत हाई रहता है बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, जो भी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज होते हैं वहां पे इंटरनल ट्रेड ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल ट्रेड। सो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है तो यहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो यहाँ के लोगों के डिमांड को मीट करने के लिए ही यूज हो जाता है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स फिर बचते नहीं है। सो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में इंटरनल ट्रेड इसीलिए ज्यादा होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटरमाइंस द डिमांड। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिमांड, किस टाइप के गुड का डिमांड होगा वो डिपेंड करता है। जहां पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वहां पे लोग कॉस्टली आइटम, लग्जूरियस आइटम का डिमांड करेंगे। और जहां पे भी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लोग मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप से है, वो इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कॉस्टली आइटम्स को इंपोर्ट करना। उनका मेन प्रायोरिटी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथिंग, इन सभी चीजों को मीट करना होगा। नेक्स्ट फैक्टर, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो हर कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जो भी एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज होते हैं, ये कंट्रीज एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। और जो भी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है, ये नेशंस मशीनरी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और फूड, ग्रेन और बाकी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं माइनिंग सेक्टर के थ्रू। सो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज के माइनिंग सेक्टर में जब इन्वेस्ट करते हैं तब अपना कैपिटल लगाते हैं, फिर माइनिंग इक्विपमेंट्स को डेवलप करते हैं, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, फिर स्किल और नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके मदद से डेवलपिंग कंट्रीज में एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री फॉर्म होती है। फिर इन डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने से डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज नेशंस का भी फायदा होता है, क्योंकि इन इंडस्ट्रियल नेशंस को फूड और रॉ मटेरियल मिलता है और मिनरल भी मिलता है, और इन सभी चीजों के बदले ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन फिनिश मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, ट्रांसपोर्ट। सो पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा रिस्की होता था और इतना एडवांस भी नहीं था, इसीलिए ट्रेड सबसे ज्यादा लोकल एरियाज में ही होता था। और जो पहले के टाइम पे ट्रेड होता था वो ज्यादातर लग्जूरियस आइटम्स का, हाई वैल्यू आइटम्स का होता था, जैसे कि जेम्स, सिल्क, स्पाइसेस। तो ये ही लॉन्ग डिस्टेंस में इन्हीं चीजों का ट्रेड होता था। बाद में विद द एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, फिर हमने कुछ मॉडर्न फीचर्स भी देखे जैसे रेफ्रिजरेशन, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, और इन सभी चीजों के आने के बाद ट्रेड और डेवलप हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, important aspects of international trade. So international trade के तीन main aspects हैं. First one, volume of trade. Second, sectoral composition. और third one, direction of trade. So हम एक एक करके हर एक aspect को पढ़ेंगे. First aspect, volume of trade. So volume of trade में we take the total value of goods and service traded. So जो भी total amount of goods and service का trade हो रहा है वो इंक्लूड किया जाता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में। अब गुड्स को हम आसानी से टनेज में, टन्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम टन्स में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स टेंजिबल होते हैं, आसानी से हम टन्स में मेजर कर सकते हैं।
लेकिन सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, तो इसीलिए हम टन्स में मेजर नहीं कर सकते। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, सो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में हम ये देखेंगे कि तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में किस टाइप का गुड का ट्रेड हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर में किस टाइप के गुड का, सेकेंडरी सेक्टर में किस टाइप के गुड का, टेरिशरी सेक्टर में किस टाइप के गुड का। सो ये टुगेदर दे फॉर्म कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। सो जब इकोनॉमी पहले स्टेज पे थी तब प्राइमरी प्रोडक्ट्स का ट्रेड ज्यादा होता था। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई तब मैन्युफैक्चर गुड्स का ट्रेड बढ़ा। फिर जब इकोनॉमी और ज्यादा डेवलप हुई तब सर्विस सेक्टर का ट्रेड बढ़ने लगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। सो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में हम ये देखते हैं कि कौन किसके साथ ट्रेड कर रहा है। अब पहले के टाइम पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है आज के, जो इंडिया जैसे कंट्रीज, वो इन यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को वैल्यूएबल गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, आर्टिफैक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते थे। बाद में 19th सेंचुरी के आसपास ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मशीनरी को एक्सपोर्ट करते थे और रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते थे। बाद में फिर ये जो ट्रेड है इंडस्ट्रियलाइज्ड और नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के बीच में, ये ट्रेड कम होने लगा। बाद में इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जैसे यूरोप और यूएसए के नेशंस आपस में ट्रेड करने लगे और इसी दौरान यूरोप, यूएसए, जापान इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए। और आज के टाइम पे साउथ एशिया के कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज लुक्रेटिव ट्रेडिंग सेंटर्स हैं और हर कोई इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहता है। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, फिर साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज। सो जो भी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। और इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि कौन किसके साथ ट्रेड कर रहा है, ट्रेड लिंक्स किन कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम ये मेजर करते हैं कि कितने गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है और कितने गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट हो रहा है। सो ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक कंट्री नेगेटिव बैलेंस में भी रह सकती है और पॉजिटिव बैलेंस में भी रह सकती है। अब नेगेटिव बैलेंस क्या होता है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। अगर एक कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो वो नेगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तब हम पैसे देते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं हमें पैसे मिलते हैं। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसलिए जब इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तब हमारे हाथ से ज्यादा पैसे जाते हैं और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से कम पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। अब पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे और जब हम इंपोर्ट कम करेंगे हमारे हाथ से पैसे कम खर्च होंगे। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से देन इट्स पॉजिटिव या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट then it's negative या फिर unfavorable balance of trade. And when export is more than imports then it is positive या फिर favorable balance of trade. और हर एक कंट्री ये कोशिश करती है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फिनेंशियल रिजर्व्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये हुआ कि कंट्रीज ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं गुड्स खरीदने में और गुड्स बेच के उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। और जब इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं। ये हमारे इंडस्ट्रीज के लिए भी सही नहीं रहता। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड के दो टाइप है। पहला है बायलैटरल ट्रेड, सेकेंड वन इज मल्टीलैटरल ट्रेड। सो बायलैटरल ट्रेड नाम से पता चलता है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो बायलैटरल ट्रेड में दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। एग्जांपल, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो ये हो गया बायलैटरल ट्रेड। सेकेंड वन मल्टीलैटरल ट्रेड, यानी कि दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। एग्जांपल, ट्रेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन, ट्रेड लिंक बिटवीन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया। अब ये सारे कंट्रीज जब एक साथ ट्रेड करते हैं तो वो हो गया मल्टीलैटरल ट्रेड। सो दो टाइप के ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक, केस फॉर फ्री ट्रेड।
So free trade is also known as trade liberalization. And free trade means restrictions को हटा देना और इकोनॉमी को ज्यादा ओपन रखना। और जो भी कंट्रीज फ्रीली ट्रेड करते हैं वो एक दूसरे पे टैरिफ या फिर कोटा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने वाले। और ट्रेड लिबरलाइजेशन और फ्री ट्रेड की मदद से गुड्स, सर्विस, लेबर आसानी से मूव हो सकता है दो कंट्रीज के बीच में। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हम जो फ्री ट्रेड देखते हैं इसके कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब फ्री ट्रेड में जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज है इन्हें रेस्ट्रिक्शंस को हटाना होता है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो तो रेस्ट्रिक्शंस हटा लेते हैं और ये जो डेवलप कंट्रीज है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज में अपना फॉरेन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन ये डेवलप कंट्रीज यूएसए जैसे वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटाते, वो फिर भी टैरिफ और कोटा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये अपना गुड्स नहीं बेच पाते। सो ये जो फ्री ट्रेड है डज नॉट प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और इस वजह से क्या होता है, रिच कंट्रीज और ज्यादा रिच हो जाते हैं और पुअर कंट्रीज और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में जो हम फ्री ट्रेड देखते हैं ये हर एक ग्रुप को इक्वली बेनिफिट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डीमेरिट है डंपिंग ऑफ गुड्स। अब डंपिंग क्या होता है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। चाइना की टॉय इंडस्ट्री इंडिया में लार्ज क्वांटिटीज में टॉयज को एक्सपोर्ट कर रही है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है और कम रेट में बेच रही है। तो इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं, इंडियन कंज्यूमर्स क्या देख रहे हैं कि चाइनीज टॉयज बहुत ही कम रेट में उन्हें मिल रहा है, तो वो चाइनीज टॉयज को खरीदेंगे। इससे नुकसान किसका होगा, इंडियन टॉय इंडस्ट्री का। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होगा क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स अपना प्रॉफिट देखेंगे, भले ही क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो लेकिन कम दाम में मिल रहा है। तो ये होता है डंपिंग और ये कंट्रीज पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। डंपिंग मीन्स प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजंस नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट। ये होता है डंपिंग। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो 1948 में फ्री ट्रेड प्रमोट करने के लिए कंट्रीज ने साथ में मिलकर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड फॉर्म किया और इस बॉडी का मेन एम था टैरिफ, कोटा रेस्ट्रिक्शंस हटाना और कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, यानी कि ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना। फिर 1994 में कंट्रीज ने साथ में मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें एक परमानेंट बॉडी को फॉर्म करना चाहिए। इस डिसीजन के बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को ट्रांसफॉर्म किया गया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ ऑन 1 जनवरी 1995। और WTO इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के लिए ग्लोबल रूल्स बनाता है और जो भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट होता है उन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता है, उन डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। WTO को कई सारे रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है। WTO में USA, जापान, यूरोपियन यूनियन जैसे डेवलप्ड रीजन्स डोमिनेट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इस वजह से क्या होता है, रिच और पुअर कंट्रीज के बीच में जो गैप है और ज्यादा बढ़ जाता है। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इग्नोर्स इश्यूज ऑफ हेल्थ, वर्कर्स राइट, child labor and environmental concerns. Next कुछ important points. World Trade Organization का headquarter जिनेवा में है इन स्विट्जरलैंड। फिर 2016 में 164 मेंबर कंट्रीज थे और इंडिया WTO का एक फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। सो वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये कुछ मेन रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं। अब हम एक रीजन में जैसे कि यूरोप, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी रीजन्स में ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं because of their geographical proximity, they share a historical and cultural link, इनके बीच में कई सारे similarities हैं, they face similar kind of problems। तो इस वजह से इस जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का ये फायदा उठा सकते हैं बाय प्रमोटिंग फ्री ट्रेड। यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, लेबर और स्किल और नॉलेज भी आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। और रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स ट्रेड के एस्पेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स देख सकते हैं एंड दीज ट्रेड ब्लॉक्स जनरेट 52% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड।
टेबल 9.3 में मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो इस टेबल से आपको रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स का नाम याद रखना होगा, हेडक्वार्टर भी याद रखना होगा, कभी कभार 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। फिर मेन कमोडिटी जिसका ट्रेड इस रीजन में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, फिर विच ऑफ द रीजनल ब्लॉक इंडिया इज पार्ट ऑफ, द आंसर इज सार्क। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, in context of OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, answer the following questions. Where is the headquarter? Vienna, Austria. Name the commodity they focus upon. Answer is crude petroleum. फिर mention 2 Asian countries which are part of OPEC. Answer is Indonesia, Iran, Iraq या फिर UAE, Kuwait, Qatar. इनमें से कोई भी 2 एशियन कंट्रीज का नाम आप लिख सकते हो। सो इस टाइप के क्वेश्चंस इस टेबल से आ सकते हैं। Hello everyone, my name is Guru Tehenguria, co-founder of the Twin Bros YouTube channel, and he is my twin brother Dev. Just because of a constant love and support, जो हमारा ड्रीम था कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आप हमें हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स का यूज कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हाँ, हमें बाकी प्लेटफॉर्म में भी जरूर ज्वाइन करिए और हमेशा याद रखिए कि आप सब बनेंगे टॉपर। नेक्स्ट टॉपिक, कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड एक कंट्री के इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है एंड इसके कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि रीजनल स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देता है, इट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और कई सारे गुड्स एंड सर्विस डिफरेंट वैरायटीज के अवेलेबल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। सो मेन प्रॉब्लम है, इट लीड्स टू ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। अगर एक नेशन सिर्फ इंपोर्ट ही कर रहा है और एक्सपोर्ट में इतना ध्यान नहीं दे रहा, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री बाकी नेशंस पे ओवरली डिपेंड हो जाएगी और अपने इंडस्ट्रीज पे इतना फोकस नहीं करेगी। सो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं करते, इससे रिच और पुअर कंट्रीज के बीच में जो गैप होता है और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर कमर्शियल राइवलरी भी होता है, ट्रेड वॉर हम देख सकते हैं, जैसे चाइना और यूएसए के बीच में था कमर्शियल राइवलरी और ट्रेड वॉर। फिर ये जो ग्लोबल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ये एनवायरमेंट एस्पेक्ट को भी अफेक्ट करता है, हेल्थ वेलबींग इन एस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट करता है। फिर रिसोर्सेज का यूज ज्यादा होता है जब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बढ़ता है एंड दिस लीड्स टू रिसोर्स डिप्लीशन, और रिसोर्सेज ज्यादा नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो इस वजह से भी रिसोर्स डिप्लीशन हम देख सकते हैं। फिर ये जो इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, इसका मराइन लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो एक्वाटिक लाइफ है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इट ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, देन रिवर वाटर पोल्यूशन। और जब भी एक इंडस्ट्री, एक मल्टीनेशनल कंपनी फॉर एग्जांपल, वो अगर सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे काम कर रही हो, अगर उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, तो वो एनवायरमेंट एस्पेक्ट को, वर्कर्स के हेल्थ, वर्कर्स के राइट्स, इक्वल पे, इन सभी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो चीफ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है पोर्ट्स और हार्बर्स। सो कभी कभार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हार्बर और पोर्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। इसे एक बार समझ लेते हैं। हार्बर नेचुरल होता है या फिर आर्टिफिशियल भी होता है। हार्बर्स में सिर्फ डॉकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हम शिप्स और कंटेनर्स को पार्क कर सकते हैं। और पोर्ट्स में हार्बर फैसिलिटी भी है, यानी कि यहाँ पे डॉकिंग फैसिलिटी, हम यहाँ पे शिप्स और कंटेनर्स को पार्क कर सकते हैं। और पोर्ट्स लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज, फिर रिफ्यूअलिंग, ये सारे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। सो एवरी पोर्ट इज एन हार्बर बट एवरी हार्बर इज नॉट अ पोर्ट। सो हार्बर्स में सिर्फ डॉकिंग फैसिलिटी है और पोर्ट्स में डॉकिंग फैसिलिटी है, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटी, इतने सारे फैसिलिटीज पोर्ट्स में मिलते हैं। अब अगर एक पोर्ट का इंपॉर्टेंस हमें मेजर करना हो, तो हम इसे मेजर कर सकते हैं बाय जजिंग द साइज ऑफ कार्गो, कितना कार्गो का मूवमेंट होता है और कितने शिप्स का मूवमेंट इस पोर्ट से होता है। और क्वांटिटी ऑफ कार्गो, साइज ऑफ कार्गो इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पोर्ट। सो पोर्ट्स को लोकेशन,
फिर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड टाइप ऑफ कार्गो हैंडल इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है. सो फर्स्ट विल स्टडी टाइप्स ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल. सो फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, और इन पोर्ट्स में कार्गो जैसे ग्रेन, शुगर, ओर, फिर ऑयल, केमिकल्स और बाकी सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. नेक्स्ट कमर्शियल पोर्ट्स. कमर्शियल पोर्ट्स में पैकेज्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता है, और कमर्शियल पोर्ट्स पैसेंजर ट्रैवल भी हैंडल करते हैं. थर्ड वन कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट. सो ये पोर्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट और कमर्शियल पोर्ट दोनों पोर्ट्स का काम करते हैं, एंड दीज पोर्ट्स हैंडल बल्की एंड लार्ज कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम्स. और आज के जितने भी डेवलप्ड और इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो सारे ही कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स हैं. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. फर्स्ट वन इज इनलैंड पोर्ट्स. नाम से ही पता चलता है कि इनलैंड पोर्ट्स इनलैंड वाटरवे में होंगे और सी, कोस्ट और ओशन रूट से दूर होंगे, एंड दीज पोर्ट्स आर ऑन रिवर, कैनाल एक्सेट्रा. एग्जाम्पल मैनचेस्टर, फिर मेम्फिस ऑन रिवर मिसिसिपी, फिर राइन वाटरवे का दो इंपॉर्टेंट पोर्ट मैनहाइम एंड डुइसबर्ग, फिर कोलकाता ऑन रिवर हुगली. सो दिस वाज इनलैंड पोर्ट्स. नेक्स्ट आउटपोर्ट्स. आउटपोर्ट्स जो मेन पोर्ट हैं उन पोर्ट से दूर होते हैं, और आउटपोर्ट्स वहां पे बनाए जाते हैं जहां पे पानी बहुत गहरा होता है, ताकि जो भी बड़े बड़े शिप्स हैं जिन्हें मेन पोर्ट में डॉक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उन पोर्ट्स को उस एरिया में जहाँ पे पानी थोड़ा गहरा होता है वहां पे आउटपोर्ट्स की मदद से उन बड़े शिप्स को डॉक किया जाता है. एग्जाम्पल एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पिरायस इन ग्रीस. नेक्स्ट types of port on the basis of specialized function. First one, oil ports. So oil ports handle processing and shipping of oil. और दो टाइप के oil ports होते हैं, एक है tanker port, second one is refinery ports. Second, ports of call. So ports of call developed as calling points. यहाँ पे ships को anchor किया जाता है for refueling, watering and food items को भरने के लिए, and these ports of call developed into commercial ports. Example Aden, Honolulu, Singapore. Third one, packet station. So packet stations are also known as ferry ports. So in ferry ports में transportation of passengers भी possible है, और कभी कभार goods जो cargo transportation है वो भी ferry ports handle करते हैं. Fourth one, entrepot ports. So these ports act as collection centers. So एक रीजन में एक एंट्रीपोर्ट पोर्ट होता है जहां पे उस रीजन से कई सारे गुड्स को लाकर स्टोर किया जाता है, और इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है इन गुड्स का. जैसे कि सिंगापुर एक एंट्रीपोर्ट पोर्ट है एशिया का, रोटरडैम फॉर यूरोप, कोपेनहेगन फॉर बाल्टिक रीजन. फिफ्थ वन, नेवल पोर्ट्स. सो नेवल पोर्ट्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा रहता है, और नेवल पोर्ट्स में नेवी का बेस होता है. एग्जाम्पल कोच्चि एंड कारवार इन इंडिया. ये है इनलैंड पोर्ट, दिस इज आउटपोर्ट, ये मेन पोर्ट है, और इस मेन पोर्ट का आउटपोर्ट यहाँ पे. फिर ऑयल पोर्ट्स, पैकेट स्टेशन या फेरी पोर्ट्स, एंट्रीपोर्ट पोर्ट्स, यहाँ से गुड्स का एक्सपोर्ट होता है. फिर नेवल पोर्ट्स, यहाँ पे नेवी का बेस है. So this was chapter 9 international trade. I really hope कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आप ट्विन ब्रोस का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय.